नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आपकी रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की क्लास में। यानी जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं जेएआईआईबी अक्टूबर 2023 के लिए, सो पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट समरी सेशन हमारा चल रहा है आपके लिए दोस्तों। और आज जो हम समरी क्लास लेके आए हैं दोस्तों, वो जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है किसके ऊपर? यूनिट 12 मॉड्यूल बी। और यूनिट 12 क्या कहती है? डिजिटलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? डिजिटलाइजेशन के बारे में। यानी डिजिटलाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। जो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें उनका डिजिटलाइजेशन वर्जन जो आज आप देखते हैं, या जो डिजिटल वे में बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो यूनिट है दोस्तों, उस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, टेक्नोलॉजी प्रोसेस इन रिटेल बैंकिंग, सम इम्पॉर्टेंट यूजर फ्रेंडली फीचर्स, है ना, जो कस्टमर एनालिटिक्स और IDRBT, जिसे आप इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। IDRBT की बात करें तो इफ्टास वहीं पर आ जाएगा, और इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फी नेट आ जाएगा, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम SFMS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी NFS, और वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस जो आपको डिजिटल वे में बैंक प्रोवाइड कर रहा है उनकी हम बात करेंगे, और डिजिटल लैंडिंग। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं आज की क्लास में जिनको हमें डिस्कस करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोजेस बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। यानी अगर हम बात करें जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी आईटी के आ जाने से फायदा क्या हुआ? देखिए, कुछ तो चैलेंजेस भी मिले हैं। क्या मिले हैं? चैलेंजेस, है ना। कुछ क्या मिले हैं? चैलेंजेस। और कुछ क्या मिली हैं? अपॉर्चुनिटीज। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो टेक्नोलॉजीज हैज मेड इट्स पॉसिबल टू डिलीवर सर्विस थ्रू आउट द ब्रांच बैंक नेटवर्क, providing instant update to checking accounts and rapid movement of money और स्टॉक ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से इन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या फायदे हुए हैं। टेक्नोलॉजी के आने से बैंकों को चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है और अपॉर्चुनिटीज भी दिखी हैं। तो अगर हम बात करें जो बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कस्टमर को डिलीवर किए जा रहे हैं थ्रू आउट द बैंक ब्रांच नेटवर्क, ठीक है दोस्तों, प्रोवाइडिंग इंस्टेंट सोल्यूशन या इंस्टेंट अपडेट। जैसे आपने अगर 1,000 रुपये अपने अकाउंट से विड्रॉ किया तो वो तुरंत आपके अकाउंट पे अपडेट हो जाएगा। सो इसी को कहा जाता है इंस्टेंट अपडेट ऑफ चेकिंग अकाउंट। चेकिंग की जगह पर हम अपने सेविंग अकाउंट की बात कर सकते हैं, करंट अकाउंट की बात कर सकते हैं, और जो भी आप मनी फॉर स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसको भी। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। अगर हम रिटेल बैंकिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी और रिटेल बैंकिंग आर इनसेपरेबल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग एक बार जो मैकमिलन की किताब है वहां पे जो इस चैप्टर का MCQ है वहां पे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है। टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग आर इनसेपरेबल, यानी आपकी मैकमिलन की किताब में लिखा है इनसेपरेबल, और ऑप्शन में क्या लिखा है एक बार वहां पे देख लीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग आर इंसेपरेबल, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर आज के बैंकिंग सिनेरियो में रिटेल बैंकिंग में हम बात करें टेक्नोलॉजी को, तो जो बैंकिंग का पार्ट है और जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है उसको हम अलग नहीं कर सकते, वो एक साथ जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑन विच द रिटेल बैंकिंग एडिफाइज इट बिल्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो अगर आज जितनी भी बैंक रिटेल बैंकिंग की सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान किसका है? टेक्नोलॉजी का है। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी इज द इनेबलर फॉर बिल्डिंग एंड ट्रांसलेटिंग अ कस्टमर डेटाबेस इनटू रिटेल बैंकिंग बिजनेस। अब देखिए, रिटेल बैंकिंग बिजनेस में आपने पढ़ा है, पहले ही पढ़ चुके हैं आप, कि जब भी आप रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे तो रिटेल बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर बेस, है ना। क्या होता है? कस्टमर बेस, क्योंकि रिटेल बैंकिंग का मतलब भी क्या है? इंडिविजुअल कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब कस्टमर बेस यहाँ पे कैसा होता है? लार्ज। कैसा होता है दोस्तों? लार्ज होता है, क्योंकि आपको पता है मास को टारगेट किया जाता है किसमें? रिटेल बैंकिंग में। ठीक, तो यहाँ पे जो ये लार्ज कस्टमर बेस है, इनका डेटा कैसे बैंक मैनेज करेगा जिससे रिटेल बैंकिंग को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सके अपने बिजनेस में। तो वहां पर अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिसके तहत
बैंक बिल्ड कर पाता है या ट्रांसलेट कर पाता है कस्टमर डेटाबेस, कस्टमर का जो डेटाबेस है वो बिल्ड कर पाता है रिटेल बैंकिंग बिजनेस में। सो बैंक अडॉप्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड। तो जब भी ग्लोबल ट्रेंड की बात करेंगे तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को बैंक यूज करते हैं। पहला पॉइंट, इसी पॉइंट में क्या है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक स्टार्टेड फ्रॉम स्टैंड अलोन और ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन। अब देखो, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है फुल फॉर्म पॉइंट 5 में, ठीक है, कि ALPMs क्या होते हैं, तो ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन होती हैं। जैसे पहले जो भी अकाउंट मेंटेन करते थे आपके लिए, तो वहां पे एक रजिस्टर यूज किया जाता था, बैंक में क्या किया जाता था, रजिस्टर यूज किया जाता था। तो आज टेक्नोलॉजी के इंप्लीमेंट हो जाने से जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उन्होंने स्टैंड अलोन ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन इन अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन 1980s। तो जब पहले रजिस्टर मेंटेन होता था, उसके बाद जब 1980 में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो सबसे पहले इस रजिस्टर की जगह पे क्या आया, ALPM। और जब भी ALPM आएगा तो आपका फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन, ठीक है, 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रेटिट्यूड टू द टोटल ब्रांच ऑटोमेशन एंड रीजनल नेटवर्क हब। तो अब आज अगर आप देखो तो टोटल जो ब्रांच है, नेटवर्क है, वो सब क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इससे भी हम आगे आ चुके हैं। अब न्यू जनरेशन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं स्टार्टेड विद द टेक्नोलॉजी एडवांटेज ऑफ सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट विच गेव देम एडवांटेज ओवर द बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई शुरुआत में, वो आप समझ गए। अब हमारे जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जो आज आप देख रहे हैं, HDFC, एक्सिस बैंक, ये सब न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। तो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टार्टेड विद टेक्नोलॉजी एडवांटेज। उन्होंने अपने आप को शुरुआती की टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेके सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट का यूज किया दोस्तों, और इसी सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट और जो टेक्नोलॉजी का यूज किया, इन्होंने दूसरे बैंकों से अपनी लीड ले ली, ठीक है दोस्तों। Public sector bank also have re-engineered their technology initiative and implemented core banking solution, networking the customers and account on a single platform. Public sector bank ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को री इंजीनियर किया और अपने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, कोर बैंकिंग सोल्यूशन को, यानी CBS को। किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, CBS को इंट्रोड्यूस कर दिया, नेटवर्किंग द कस्टमर एंड अकाउंट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो जो कस्टमर थे और अकाउंट, जितने भी उनके अकाउंट थे, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया, किसके थ्रू, CBS के थ्रू। टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग हैज लेफ्ट इम्प्रिंट इन 3 लेवल्स। अब जो टेक्नोलॉजी थी रिटेल बैंकिंग में, उसने अपने जो छाप छोड़ी है वो 3 लेवल पे छोड़ी है। सबसे पहले प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, यही 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे बैंक क्या बनाता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ ऑपरेशन में क्या यूज करना, प्रोसेस। और फिर उस प्रोडक्ट को किसके पास पहुंचाना है, आपके पास, तो उसे कहते हैं सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें रिटेल बैंकिंग में, तो क्या इम्प्रिंट है या छाप क्या छोड़ी है, सबसे पहले प्रोसेस, प्रोडक्ट, फिर क्या है, प्रोसेस, और फिर है सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। तो इंक्रीज यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और इस काम में उन्होंने किसका यूज किया है, डेटा एनालिटिक्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अगले यूनिट में आप चेक करेंगे, पढ़ पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी, ठीक है। डेवलप सेल्फ लर्निंग बैंकिंग सिस्टम, सेल्फ लर्निंग बैंकिंग सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम टू सर्व इन कस्टमर फेसिंग सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे फेसिंग है ये, ठीक है, ING है, फेसिंग। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सेल्फ लर्निंग बैंकिंग सिस्टम, उन्होंने सेल्फ लर्निंग बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया, किसका यूज करके, कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करके, और सर्व किया कस्टमर फेसिंग सिचुएशन, ठीक है दोस्तों, ऐसे मतलब कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की। न्यू कंसेप्ट लाइक open banking and embedded finance through which bank will be able to offer their own customer access to third party products and services। तो अब ओपन बैंकिंग के थ्रू क्या करता है बैंक, ये भी समझ लीजिए। जब ओपन बैंकिंग की बात आएगी तो ओपन बैंकिंग के थ्रू कस्टमर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को क्या करता है, प्रोडक्ट्स को क्या करता है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को कस्टमर के पास तक पहुंचा पा रहा, ठीक है, किसके थ्रू, ओपन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। और ये भी किसके थ्रू हो पाया है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विल सपोर्ट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट
टू मार्केट प्लेस चेंजेस एट अ फास्टर प्लेस इन इकोनॉमिकल मैनर। अब जो कि क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका सपोर्ट क्या है बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे बड़ा सपोर्ट है कि जो मार्केट प्लेस में चेंजेस आते हैं, बैंक अपने आप को चेंज कर पाता है फास्टर पेस में, इकोनॉमिकल ली कम कॉस्ट खर्च आती, बार बार उसको अपने लिए सर्वर क्रिएट नहीं करना। अ लॉट ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज विल बी ऑटोमेटेड, मैक्सिमम, अ लॉट ऑफ नहीं, मैक्सिमम जो बैंकिंग सर्विसेज और एक्टिविटीज हैं वो ऑटोमेटेड हैं इन कमिंग ईयर्स एंड नेक्स्ट लेवल प्रोसेस। तो आधे से ज्यादा तो हो ही गई हैं और आगे भविष्य में और ज्यादा ऑटोमेटेड हो जाएंगी। सो ऑटोमेशन एंड वर्चुअलाइजेशन बिकम मोर कॉमन प्लेस। तो आसानी से आपको अब यही प्रोसेस दिखेगा। जैसे आज अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें कैसी हो चुकी हैं, ऑटोमेटेड, ऑटोमेशन के फॉर्म में हमें सर्विसेज मिल रही हैं। अब टेक्नोलॉजी प्रोसेस इन रिटेल बैंकिंग, अभी तक हमने पढ़ा टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, अब हम टेक्नोलॉजी प्रोसेस की बात करेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है रिटेल बैंकिंग में। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। और हमने, आपने पिछली बार भी जब पढ़ा था हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, तो हमने हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल में क्या पढ़ा था दोस्तों? हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल में हमने देखा था कि यहाँ पर किसी सिंगल प्रोडक्ट के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती, यानी अगर मान लीजिए कोई टीम ए है, तो वो टीम ए किस पे, एक प्रोडक्ट पे काम करेगी एंड टू एंड। कैसे करेगी? एंड टू एंड, है ना। तो अगर टीम बी है तो टीम बी किस पे काम करेगी? दूसरे प्रोडक्ट पे एंड टू एंड, है ना, वो सेकंड प्रोडक्ट पे काम करेगी एंड टू एंड। तो इनको इनसे कोई मतलब नहीं होगा और इनको इनसे कोई मतलब नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये सिंगल प्रोडक्ट एंड टू एंड हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल। हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल वेयर इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड वन प्रोडक्ट ओनली। ये एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोसेस है या प्लेटफॉर्म प्रोसेस है जो कि सिंगल प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा। The sub data in the model are not shared with other product and other product platform। तो जो सब डेटा होता है इसका, वो किसी मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पर या किसी प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं होता। ठीक है दोस्तों। तो हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, बस यहां पे याद रखिए, एक टीम एक प्रोडक्ट, और पूरा उस प्रोडक्ट पे सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा? टीम ए, एंड टू एंड सॉल्यूशन। वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में क्या होता है? सेंट्रलाइज डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? सेंट्रलाइज। तो जब भी कोई टीम काम करेगी वो सभी प्रोडक्ट पे काम कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टीम ए ओनली वन प्रोडक्ट पे काम कर रही थी, लेकिन वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में टीम ए, जो टीम ए है, वो सभी प्रोडक्ट पे काम कर सकती है, सभी प्रोडक्ट पे काम करेगी क्योंकि सेंट्रलाइज डेटा है। टीम बी दूसरा प्रोसेस करेगी सभी प्रोडक्ट का, सभी प्रोसेस को टीम बी करेगी, है ना। इसी प्रकार टीम सी होगी, और जो टीम सी होगी वो सभी प्रोडक्ट के सभी प्रोसेस को देखेगी। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल वेयर फंक्शनैलिटी इज प्रोवाइडेड अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट, जो भी फंक्शनैलिटी होगी टीम की वो सभी प्रोडक्ट पे दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो कैसा पाया जाता है? सेंट्रलाइज। कैसा पाया जाता है दोस्तों? सेंट्रलाइज। तीसरा आता है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल विद सम मॉडलराइजेशन विद इन अ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन फीडबैक। जो भी प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन करते हैं, जो भी फीडबैक है, तो विद सम मॉडलराइजेशन, कुछ उसमें मॉडलराइजेशन करने के बाद कस्टमर डेटा इंटीग्रेशन इज अवेलेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर अदर प्रोडक्ट। तो यहां पर जो कस्टमर डेटा है वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी क्या हो जाता है? अवेलेबल हो जाता है। अब चौथा क्या है? प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जो कि ऑफर करता है कॉमन इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द रिलेटेड सर्विस, कॉमन इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द कॉमन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है। अब एक चित्र है यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो रिटेल बैंक में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता, एक क्वेश्चन आता हमेशा एग्जाम में आने का पूरा चांसेस होता है। क्या? सबसे पहले आपको बैंक के टाइप दिए गए, पहले लिखा है फॉरेन बैंक्स, फिर लिखा है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर लिखा ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और लिखा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है। तो ये कौन सा डेटा, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं वही बताया गया है। तो जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, ये आउटसोर्सिंग प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं? आउटसोर्सिंग मॉडल को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? आउटसोर्सिंग मॉडल को। और मॉडल आउटसोर्स फ्रॉम इट्स कंपनीज। ठीक है दोस्तों। अब जो न्यू जनरेशन बैंक है और जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं? ब्लेंड मॉडल, है ना, वो ब्लेंड मॉडल यूज करते हैं। और ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स।
तो याद रखिएगा, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक और ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा मॉडल यूज करते हैं? ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है क्या कि मिक्स, इन हाउस और आउटसोर्स, यानी कुछ चीजें वो खुद डेवलप करते हैं, कुछ थर्ड पार्टी से डेवलप कराते हैं जिसमें उनकी वरीयता नहीं है, तो ब्लेंड मॉडल यूज करते हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो ये प्रोप्राइटरी मॉडल है, यानी इन हाउस, एवरीथिंग ये डेवलप करना चाहते हैं इन हाउस। क्या करना चाहते हैं? इन हाउस। ठीक है दोस्तों, चलिए। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड मेनली टू कैप्चर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। बैंक जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, उस सॉफ्टवेयर से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जाता है? सबसे पहले स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अब स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या है? जो अवेलेबल है, जैसे बैंक अकाउंट, बेसिक लोन ओरिजिनेशन डेटा, है ना, ये सब क्या होता है? स्टैटिक है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जो बदल सकती है, जैसे बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर तो नहीं बदलता ना, लेकिन अगर आपकी इनकम की बात करें कस्टमर की, तो वो बदलती रहती, तो यहाँ पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इनकम डिटेल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिसबर्समेंट टू फाइनल सेटलमेंट इन लोन अकाउंट एंड ऑपरेशन डिटेल्स इन लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट का मतलब है कि आपका जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है ना, या आपका मतलब टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें जो भी ऑपरेशन हो रहा है, पैसा जमा हो रहा, विड्रॉ हो रहा है, ये सब, है ना, तो वो सब डेटा यहाँ पे रहेगा। और जो भी लोन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, डिसबर्स किया रहा है, वो भी अवेलेबल रहेगा। एनालिटिक्स एंड अलर्ट्स। एनालिटिक्स एंड अलर्ट्स, अब देखिए इसको समझना पड़ेगा। बोथ ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलर्ट टू टेक एक्शन और टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर फर्दर एक्शन। जो भी बैंक ऑपरेशन कर रहा वर्तमान में, जो भी स्ट्रेटजी बना रहा, उसके आधार पे अलर्ट जो भी बैंक को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के लिए जो भी स्ट्रेटजी बनाना है या जो भी ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करना है, एक्शन लेना है, उसको यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। सम इंपॉर्टेंट यूजर फ्रेंडली फीचर्स। अब देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें यूजर फ्रेंडली फीचर में क्या आता है? जैसे आजकल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं न्यू जनरेशन इंडस्ट्री में, वो या तो J2EE पर बने हैं या .NET पर बने हैं। ठीक, और द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड मल्टी चैनल एंड मल्टी लिंगुअल सपोर्ट। मल्टी चैनल और मल्टी लिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल के सॉफ्टवेयर। तो इन एडिशन द अलर्टिंग कॉर्पोरेट एंड रिटेल कस्टमर, बैंक को भी अलर्ट करना और कस्टमर को भी अलर्ट करना। of the bank, the solution provide alert for the bank internal user as well as user as well। तो अब यहाँ पे इनका क्या कहना है कि अगर एडिशनल की हम बात करें, तो जो कॉर्पोरेट हैं और रिटेल कस्टमर हैं, दोनों को ही, किसी भी बैंक के दोनों को ही अलर्ट प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और अलर्ट करना बैंक के इंटरनल यूजर से भी। इंटरनल यूजर कौन है? बैंक का स्टाफ और एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों। बैंक कैन डिफाइन अलर्ट कैटेगरीज टू कंट्रोल एक्सेस टू वेरियस अलर्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो बैंक ने अपने यहाँ जो अलर्ट कैटेगरी बनाई है, उसका मेन यूज क्या है कि जो अलग अलग कंडीशन पे अलर्ट्स हैं उनको एक्सेस कर पाना। अब कस्टमर एनालिटिक्स क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। A customer analytics solution integrated with the universal banking solution provide holistic customer analytics for bank। कस्टमर का जो भी क्रियाकलाप है, उसका जो भी एनालिसिस है, वो एनालिसिस सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से प्रोवाइड हो जाता है बैंक को, थ्रू बोथ इंसाइटफुल बिजनेस रिपोर्ट एंड रिगरस स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब इसमें अगर आपने देखा होगा तो बैंक में टेक्नोलॉजी के पार्ट पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? CRM सिस्टम, है ना, CRM। तो CRM क्या हेल्प करता? CRM ही तो हेल्प करता है कस्टमर एनालिटिक्स में। कस्टमर का पूरा डेटा किस पे होता है? CRM में होता है। तो कस्टमर का जो एनालिटिक्स होगा उसमें हेल्प कौन करेगा? उसमें हेल्प करता है CRM। ठीक है दोस्तों। इट कैप्चर ऑल बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म बाय बैंक एंड कैटेगरीज द सेम based on location, customer profile, nature of query and so on। तो जब भी हम CRM की बात करते हैं, ये कैप्चर करता है सभी एक्टिविटीज जो कि बैंक परफॉर्म कर रहा है, और कस्टमर का भी डेटा या जो भी ऑपरेशन है, जहां पर उसकी लोकेशन क्या है, कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, नेचर ऑफ बैंकिंग क्या है। अब सेकंड बी आता है की मॉड्यूल। अब की मॉड्यूल क्या है? सबसे पहला जो की मॉड्यूल है टेक्नोलॉजी का, वो है कैंपेन मैनेजमेंट। अब कैंपेन मैनेजमेंट क्या होता है? कैंपेन मैनेजमेंट का मतलब है आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेटजीज यू विल यूज टू सपोर्ट योर बिजनेस गोल। अगर आपने कोई अपने बिजनेस में गोल को टारगेट कर रखा है कि हम इतना बड़ा ये गोल अचीव करेंगे,
तो उसको अचीव करने के लिए आपने क्या प्रोसेस यूज किया है ना, इसकी पूरी जानकारी, जिसे कहते हैं आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेटजीज, जो भी आपने स्ट्रेटजी लगाई है सपोर्ट करने के लिए अपने बिजनेस गोल को। देन डिजाइनिंग प्लानिंग, फिर आपने क्या की है, प्लान बनाया है, फिर आपने उसको टेस्ट किया है, मॉनिटर किया है कैंपेन को, एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट अलोंग द वे, और उससे जो रिजल्ट आया उसको जो एनालाइज किया, वो सब आ जाता है कैंपेन मैनेजमेंट में। ठीक है। सेकंड, टेक्नोलॉजी के आने से कस्टमर का डेटा है, तो क्रॉस सेलिंग एंड प्रोडक्ट होल्डिंग एनालिसिस भी आप कर पा रहे हैं। तीसरा, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लाइफ टाइम वैल्यू एनालिटिक्स आप देख पा रहे हैं। एट्रिएशन एंड लॉयल्टी एनालिसिस, कस्टमर की लॉयल्टी एनालिसिस कर पा रहे हैं। ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस, के कब कौन सा कस्टमर कैसे ट्रांजैक्शन कर रहा है। सर्विस रिक्वेस्ट एनालिसिस, तो आप जो की मॉड्यूल यहाँ पे यूज होते हैं वो सबसे पहले है कैंपेन मैनेजमेंट, दूसरा है क्रॉस सेलिंग एंड प्रोडक्ट होल्डिंग एनालिसिस, और फिर है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लाइफ टाइम वैल्यू एनालिटिक्स, फिर है एट्रिएशन एंड लॉयल्टी एनालिसिस, ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस, सर्विस रिक्वेस्ट एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए बिजनेस बेनिफिट्स क्या है। सी, रोबस्ट फ्रेमवर्क ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एंड द रिटेंशन, तो कस्टमर को सबसे पहले एक्वायर करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना और रिटेंशन, ज्यादा समय तक कस्टमर को अपने साथ रोकना। द सोल्यूशन इनकम्पासेस एंड टू एंड एनालिटिक्स अक्रॉस द कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल। ठीक है दोस्तों, चलिए इनहेंस कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू भी कैसे इनहेंस हो रही है डिजिटलाइजेशन से। एनालिटिक्स सोल्यूशन इंक्रीज द बैंक्स रिलेशनशिप रेवेन्यू थ्रू एनालिटिकल इनसाइट द फैसिलिटेट इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग, इंप्रूव सिकनेस, टारगेट लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड प्रॉफिटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लिखा है, रिपोजिटनिंग, रिपोजिशनिंग ऑफ ऑफरिंग। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कैसे। जो एनालिटिक सोल्यूशन है, ठीक है, इससे इंक्रीज हुआ है बैंक का रिलेशनशिप रेवेन्यू थ्रू एनालिटिक इनसाइट। अब देखिए बैंक को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा आना। तो बैंक का पैसा अगर कहीं से लग रहा है कि बिजनेस में कम हो रहा है, तो वो क्रॉस सेलिंग करके, अप सेलिंग करके कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को और इंप्रूव कर पा रहा। ठीक है दोस्तों, और टारगेट कर रहा है लॉयल्टी प्रोग्राम्स को, जहां पर प्रॉफिटेबल पोजिशनिंग की बात हो रही है, रीपोजिशनिंग की बात हो रही है, कैसे, ऑफर करके। ठीक है दोस्तों, फिर आता है इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, तो आर्मिंग बैंक विद बेस्ट इन क्लास एनालिटिकल CRM capabilities throughout the customer life cycle, customer analytics solution empower of the banking with the intelligence to make informed, well advised and timely decision। कस्टमर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कस्टमर, और कस्टमर के लिए जितना भी काम है वो कौन करता है, CRM। CRM की अगर हम बात करें तो ये भी किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी का, या मतलब डिजिटलाइजेशन का। तो अब कस्टमर के पार्ट पे जो भी कस्टमर लाइफ साइकिल है, कस्टमर लाइफ साइकिल है जो, ठीक है, या अगर हम बात करें कस्टमर एनालिटिक्स, कस्टमर जो एनालिटिक्स है दोस्तों, या अगर हम बात करें कि एम्पावर्ड, अब ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, एम्पावर, मजबूत हो रही हैं बिजनेस के साथ इंटेलिजेंस के तहत, जहां पर बैंक डिसीजन ले पा रहा है। ठीक है दोस्तों, कि कौन सा प्रोडक्ट कब कैसे क्या ऑफर करना है। इनहेंस कस्टमर वैल्यू हो गया, इंप्रूवमेंट डिसीजन हो गया। ठीक है, चलिए अब रिड्यूस टाइम टू मार्केट, द सॉल्यूशन प्रोवाइड प्री डिफाइंड डेटा मैपिंग, एक्सट्रैक्शन प्रोग्राम एंड डेटा एग्रीगेशन, ड्रॉ एनालिटिकल आउटपुट थ्रू आउट द ऑटोमेटेड प्रोसेस, लो total cost of ownership, customer analytics solution mandate minimum investment in term of infrastructure capabilities and resources। टेक्नोलॉजी के आने से भाई कॉस्ट भी लो ही है। अब IDRBT सभी लोग जानते होंगे, IDRBT आरबीआई के अंडर में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई के अंडर में काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो पूरा टेक्नोलॉजी को मतलब देखती है आरबीआई के पार्ट पे, उस बॉडी का नाम है IDRBT, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजीज। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन पेमेंट सिस्टम इन 1994, और उस कमिटी का जो अध्यक्ष बनाया गया SWS सराफ को बनाया गया, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के।
सो इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और जब रिपोर्ट सबमिट की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया और रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दी कि स्टेब्लिश करिए इंस्टीट्यूट विद अ ब्रीफ टू स्पेयर हेड टेक्नोलॉजी क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। कुल मिला के आरबीआई को WS सराफ साहब ने क्या कहा कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी को देख पाए। तो आरबीआई के पास जब रिपोर्ट आई तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इसको अप्रूव कर दिया। क्या कर दिया, अप्रूव। और जब आरबीआई ने अप्रूव किया तो एक बॉडी स्टेब्लिश की गई आरबीआई की सब्सिडरी के तौर पे, जिसका नाम था आईडीआरबीटी। क्या नाम था, आईडीआरबीटी। और इसे कब किया गया, 6 मार्च को। कब किया गया, 6 मार्च 1996। ठीक है दोस्तों, 6 मार्च 1996 को आईडीआरबीटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। द इंस्टीट्यूट ओवर द ईयर, समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, कंसेप्चुअलाइज डिजाइन एंड लॉन्च द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी सर्विस फॉर इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब जब आईडीआरबीटी आ गया तो आईडीआरबीटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और उसने क्या किया कि कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, जैसे इन्फीनेट, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, या SFMS यानी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच, और इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड जिसे IBCC कहा जाता है, इसको लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, अब फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमिटी। अब EERC बनाई गई, किसके अंडर में, रघुराम राजन के अंडर में। किसके, सी रंगराजन, सॉरी, सी रंगराजन के अंडर में, जो कि फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे। और उन्होंने इवेलुएट किया एक्टिविटीज को, किसके, इंस्टीट्यूट यानी आईडीआरबीटी के, और रीडिफाइन किया उसका रोल एंड सजेशन टू रोड मैप द फ्यूचर, जिसके तहत वो भविष्य की बैंकिंग को लेके चल सकें। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट प्रमोटेड अ न्यू सेक्शन 8 कंपनी नेम द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। अब देखो, सी रंगराजन की कमिटी बनी, और सी रंगराजन साहब ने क्या कहा कि जो आईडीआरबीटी है, आईडीआरबीटी उसको कायम बदल दो IF, इफ्टास, IFTAS, इफ्टास। तो आईडीआरबीटी कायम बदल गया इफ्टास में। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि इफ्टास किसके अंडर में है, तो आईडीआरबीटी खत्म हो गया, उसकी जगह इफ्टास आया, और आईडीआरबीटी किसके अंडर में था, आरबीआई। तो आईडीआरबीटी इज द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। नाउ इफ्टास इज द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो इफ्टास भी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है ना, लिखा है साफ साफ। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट प्रमोटेड अ न्यू सेक्शन 8 कंपनी नेम द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, हेडक्वार्टर इन मुंबई। द डायरेक्टर ऑफ आईडीआरबीटी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, यानी जो उस समय आईडीआरबीटी के डायरेक्टर थे वो पहले चेयरमैन बने इफ्टास के। ठीक है दोस्तों, तो इफ्टास हैज टेकन ओवर द, अब इफ्टास ने किस किस को अपने अधिकार में ले लिया, सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फीनेट को अपने अंडर में ले लिया, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम और इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड IBCC को अपने अंडर में ले लिया। और ये इफेक्टिव कब से हो गया, 1 अप्रैल 2016 से। सो इफ्टास वाज द होली एक्वायर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मार्च 2019। इफ्टास किसकी सब्सिडरी हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इन्फीनेट क्या होता है, यानी इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क क्या होता है। तो कंसीडर द कम्युनिकेशन बैकबोन ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। भारत का जो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन चलता है वो किस नेटवर्क पे चलता है, इन्फीनेट पर। किस पर चलता है, इन्फीनेट पे। तो इन्फीनेट क्या है, बैकबोन। क्या है दोस्तों, बैकबोन है। ठीक है, सेक्टर द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फीनेट इज अ मेंबरशिप ओनली क्लोज यूजर ग्रुप नेटवर्क दैट कंप्राइजेस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेंबर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इतना नहीं समझना है, सबसे पहले समझ लीजिए जो इन्फीनेट है, इन्फीनेट है। अगर हम इन्फीनेट की बात करें, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क की बात करें, तो ये क्या है, बैकबोन। ये क्या है दोस्तों, बैकबोन। ठीक, किसका बैकबोन है, कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए। अब अगर इस कम्युनिकेशन के बैकबोन की बात करें तो जितने भी भारत के बैंक्स हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
है ना। इनके बीच में जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो कौन देखता है, इन्फीनेट, ठीक, नेटवर्क। अब यही सब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या है, मेंबर भी हैं। तो इसी को कहा गया है क्लोज यूजर ग्रुप, यानी CUG, ठीक है दोस्तों। सो एट द नेटवर्क प्लेटफॉर्म ऑफ द नेशनल पेमेंट सिस्टम मोस्टली कैटरिंग टू इंटरबैंक एप्लीकेशन NEFT RTGS, Infinet is also used by member banks to access RBI eCober CCIL system and other RBI mandated system। तो कुल मिला के जितने चीजों पे इन्फीनेट काम कर रहा है वो ये है। सबसे पहले NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी अप्रूवल मिल रहा है उनको भी देख रहा है नेटवर्क के लिए। RTGS और NEFT का भी कार्यक्रम किसके थ्रू होता है, NEFT का भी जो मैसेजिंग सिस्टम है वो इन्फीनेट नेटवर्क का प्रयोग करता है। ई कुबेर के थ्रू आरबीआई जितने भी क्या करता है, ऑक्शंस करता है, वो भी यहीं पे आते हैं। और जो क्लियरिंग सिस्टम है, क्लियरिंग सिस्टम ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, CCIL, तो इसको भी किसके थ्रू देखता है, वो इन्फीनेट के थ्रू। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि इन्फीनेट इनमें से किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये चार चीजें याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, एडवांटेज क्या है इन्फीनेट के आने से, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडिपेंडेंट ऑफ देयर लोकेशन। अब चूंकि नेटवर्क अवेलेबल है तो आप बैंक और फाइनेंशियल सर्विस आप कहीं से भी इंडिपेंडेंटली अपने ऑपरेशंस को या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सटेंडेड बैंकिंग बिजनेस रीच एंड आवर्स एज वेल एज इंक्रीज बिजनेस वॉल्यूम एंड बेटर फंड यूटिलाइजेशन, thereby facilitating reduce ऑपरेशनल कॉस्ट। तो इसके आ जाने से एक्सटेंड कर पाए बैंकिंग बिजनेस रीच को, आवर्स को भी, और इंक्रीज कर पाए बिजनेस वॉल्यूम को, बेटर फंड यूटिलिटी कर पा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हुई है, यहां से सिक्योरिटी भी इंक्रीज हुई है। रिडक्शन एलिमिनेशन ऑफ पेमेंट रिस्क, पेमेंट रिस्क में भी क्या हुआ, रिस्क कम हुआ है। इफिशिएंट हाउस कीपिंग, यानी आपका डेटा मेंटेन हो रहा है। इंप्रूवमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इनोवेशन कस्टमर ओरिएंटेशन डिलीवरी मैकेनिज्म, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये सेकंड पॉइंट है। और NFS देखिए, इन्फीनेट इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नाउ नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज ऑल्सो अ बैकबोन ऑफ द ATM नेटवर्क इन इंडिया, यानी भारत का जितना बड़ा भी ATM नेटवर्क जो काम कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के ऊपर। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज अ ATM नेटवर्क हैविंग 37 मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, 37 मेंबर्स हैं, जिसके थ्रू कनेक्टेड है 50,000 ATM, है ना। NPCI क्या लिखा है, इंडियन फाइनेंशियल स्विच NFS ATM नेटवर्क हैविंग 37 एंड connecting about 50,000 ATM was taken over by NPCI, then Institute for Development and Research in Banking Technology, that is called IDRBT, on December 14, 2009. Over a span of few year, NFS ATM network has grown. तो शुरुआत में ये सिस्टम था और कुछ समय के बाद ये जो NFS का नेटवर्क, ATM नेटवर्क, ये और ग्रो हो गया। नाउ द लीडिंग मल्टीलिटरल ATM नेटवर्क इन द कंट्री। तो NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, हमारा ATM नेटवर्क। बस एक लाइन में समझ लीजिए क्या है, ATM नेटवर्क है। और इस नेटवर्क के तहत 30 अप्रैल 2022 तक 1212 मेंबर, यानी 1212 मेंबर्स हैं, इतने लोग अपनी ATM सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 112 डायरेक्ट मेंबर ऑफ बैंक हैं, 1053 सब मेंबर ऑफ बैंक हैं, 43 RRBs हैं, 4 वाइट लेवल ATM ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि किसका यूज कर रहे हैं, NFS नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। और आज 2 यानी 2022 तक 2.58 लाख नेटवर्क कनेक्टेड है। सर्विस क्या क्या ऑफर करता है, NFS network will facilitate ATM transaction service among all members participating in this network, यानी जितने भी मेंबर NFS नेटवर्क पर अटैच हैं उनके जितने भी ATM ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका पूरा काम यही देख रहा है। The transaction will include card transaction at ATM of members and settlement of transaction of NPCI executes। तो जो भी ATM के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है वो और जो NPCI एग्जीक्यूट कर रही है वो सब ट्रांजेक्शन NFS के तहत। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक ट्रांजेक्शन लाइक कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज, मिनी स्टेटमेंट, NFS also offer other value added services
ऑन एटीएम और सीडीएम्स लाइक। अब कौन कौन सी, ये तो काम कर ही रहा है, यानी आपका कैश विड्रॉल हो रहा, आपका बैलेंस इंक्वायरी हो रही, आपका पिन चेंज हो रहा, मिनी स्टेटमेंट, ये सब तो एनएफएस पे हो ही रहा। इसके साथ और कौन कौन से काम आ रहे हैं? सबसे पहले इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, ठीक है दोस्तों। दूसरा मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चेक बुक रिक्वेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं, और आधार नंबर सीडिंग, है ना, आप आधार नंबर एंटर करना चाहें, अपने अकाउंट पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आपको एडिशनल सर्विस एनएफएस पर प्रोवाइड की जा रही हैं। अब डिजिटल लैंडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिजिटल लैंडिंग, डिजिटल लैंडिंग को पहले हम समझा दें। आपने देखा होगा आपके पास एसएमएस आता है, आपको कोई बैंक ब्रांच का नाम नहीं दिखता उसका, लेकिन वो आपको लोन ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसी को डिजिटल लैंडिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिजिटल लैंडिंग इन्वॉल्व लैंडिंग थ्रू द वेब और मोबाइल इंटरफेस, यानी डिजिटल लैंडिंग का मतलब है वो लैंडिंग जो आपको वेबसाइट या मोबाइल इंटरफेस से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू गेट ऑथेंटिकेशन डन एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपका क्रेडिट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसको जो इवेल्युएट किया जाएगा, क्या इवेल्युएशन वैल्युएट किया जाएगा, वो किसके थ्रू किया जाएगा? वो किया जाएगा किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों के बीच में शिकायत भी आई थी। तो आरबीआई ने फिर क्या किया है? द एंटायर प्रोसेस फॉर क्रेडिट इंक्लूडिंग सोर्सिंग, यानी कहाँ से क्रेडिट दिया जा रहा है, क्रेडिट एंड रिस्क मैनेज असेसमेंट, disbursement happens on digital platform in a seamless manner within a shortest amount of time, यानी तुरंत के तुरंत फटाफट आपको प्री अप्रूव जो लोन मिल रहा है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अब इसमें आपने देखा लोन तो मिला, लोगों ने लिया भी, बट उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट या उनका प्रेशर ऐसा बना, कुछ लोग परेशान हो गए और कुछ लोगों ने आत्महत्याएं भी की। तो आरबीआई ने क्या किया? इस गाइडलाइन को रिव्यू किया, है ना, और आरबीआई हैज फाइंड अ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नया फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया 10 अगस्त 2022 को। रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन, which is based on the principle that lending business can be carried out only entities that are either regulated by Reserve Bank of India or entities to do so under the other law। तो यहां पर आरबीआई ने कहा कि उन्हीं बॉडीज को डिजिटल लैंडिंग की अनुमति मिलेगी, या तो वो आरबीआई के अंडर में काम कर रहे हो, या आरबीआई के द्वारा परमिटेड या अलाउड ऐसा लॉ के तहत काम कर रहे हैं जो अलाउड हो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल ऑफ डिजिटल लैंडर्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो डिजिटल लैंडर थे वो 3 कैटेगरी में बांट दिए गए। पहला, एंटिटीज, वो जो रेगुलेट हो रही हैं आरबीआई के द्वारा, परमिटेड टू कैरी आउट लैंडिंग बिजनेस, आरबीआई के अंडर में है और आरबीआई ने उनको अनुमति दी है। दूसरा, एंटिटीज ऑथराइज टू कैरी आउट लैंडिंग एज पर अदर स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी प्रोविजन बट नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो वो एंटिटीज जिनको दूसरी कोई बॉडी परमिशन दे रही है, आरबीआई ने परमिशन नहीं दे रखी। तीसरी कैटेगरी, एंटिटी लैंडिंग आउट द प्रीव्यू ऑफ द स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी प्रोविजन, स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी प्रोविजन के तहत जो लोन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये 3 टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लैंडिंग, डिजिटल लैंडिंग का काम भारत में कर रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका आज का चैप्टर जिसको हमने कंप्लीटली कवर किया। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे, और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल JAIIB CIIB वाला पर। सो आप जुड़ जाइए और वहां से आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।